प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बारे में, जिन्हें जिन्हें फात बहनों वाले राज्य या फेबन फिफ्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं, ये है हमारा भारत का मैप। भारत के वो क्या बोलते हैं, भारत का मैप नहीं है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का मैप है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 राष्ट्र, इन्हें 7 राष्ट्रों को सेवन सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये 7 राज्य हमारे जो हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के या उत्तर पूर्व क्षेत्र के, ये 4 राष्ट्रों के बॉर्डर पे मिलते हैं, अर्थात 4 राष्ट्रों की सीमाएं इन सेवन सिस्टर्स को एक घेरे हुए हैं। आप देख सकते हैं सेवन सिस्टर्स को घेरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ये देखिए, पहले ये चाइना का बॉर्डर है, ये भूटान राज्य ही है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, म्यांमार अर्थात वर्मा। अब आप समझ गए होंगे इन सेवन सिस्टर्स राज्यों की सीमाएं किससे किससे मिल रही है। क्या बोलते हैं, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और एक तरफ ये भारत और सिक्किम क्षेत्र ये लगा हुआ ही है। मान लीजिए भारत का तो क्षेत्र ही है, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ही है। तो कहने का मतलब 4 राष्ट्रों से इन सेवन सिस्टर्स की सीमाएं हमारी लगी हुई हैं। इन 7 बहनों के नाम वही हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। अब थोड़ा सा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पे हम लोग नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें कुछ चित्र अर्जित कर दिए हैं, क्योंकि 7 कंट्रीज जो हैं सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाले इन राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता इस प्रकार है। देख सकते हैं पहाड़ी आपको दिख रही है, पहाड़ी के बीच से झरना कितना सुंदर लग रहा है। इससे मतलब इससे ये स्पष्ट है कि ये सभी राज्य पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि वाले राज्य हैं। देख सकते हैं प्राकृतिक सुंदरता, कितना सुंदर लग रहा है ये चित्र, आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। आगे देख सकते हैं ये प्राकृतिक सुंदरता लगभग दलदली क्षेत्र है कुछ, इसको भी देख सकते हैं। अर्थात प्राकृतिक दृष्टि से ईश्वर ने इन सेवन सिस्टर्स राज्यों को बहुत ही सुंदर बनाया है, हम इतना कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, अब थोड़ा सा हम राज्यों के कंडीशन पे आ जाते हैं। राज्यों की स्थिति क्या है। पहली बात तो जाति और धार्मिक विविधता वाले राज्य हैं ये सभी, और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से ये सभी राज्य समान हैं। पहली बात जातीय धार्मिक विविधता, दूसरी बात एक समान अर्थव्यवस्था, समान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। यहाँ पर वैसे ज़्यादा चूँकि जंगली और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण अधिकांश जातियाँ जो है आदिवासियों की है, जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी हर प्रकार से व्याप्त है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब राज्यों की स्थिति आप देख सकते हैं। पहला जो है स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील, अर्थात ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। कभी भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न या खतरे पैदा हो सकते हैं। क्यों खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। पहला नंबर भौगोलिक बनावट। अब देखा जाए तो वहाँ की भौगोलिक बनावट पहाड़ी, जंगली, ऊंची नीची ऐसी भूमि है जो कि विप्लवी, नक्सली और गुरिल्ला कार्यवाहियों है तो सर्वोत्तम है। अर्थात अगर यहाँ के निवासियों को सिर्फ भारत में किसी भी कार्रवाई को करने के लिए अलग से इनको गुरिल्ला कार्रवाई के लिए अलग से इनको भूमि ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नक्सली कार्रवाई, विप्लवी कार्रवाई, गुरिल्ला कार्रवाई के लिए पहाड़ी, जंगली और ऊंची नीची भूमि की ज़रूरत पड़ती ही है, और वहीं पर ये सफल भी होते हैं। अब और क्यों जो है खतरे पैदा हो सकते हैं। पहली बात तो आप आगे देख सकते हैं, क्षेत्र में गरीबी व्याप्त है, अशिक्षा और बेरोजगारी व्याप्त है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी ये सब एक प्रकार से
राजनीति की कमजोरी या सत्ता पक्ष की कमजोरी का ही प्रतीक होता है। अगर गवर्नमेंट इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दे सकती तो वही गरीबी या शिक्षा और बेरोजगारी इनके बीच में क्या बोलते हैं, इनकी असंतुष्टि का कारण भी बन सकती है। आगे देखते हैं सरकार द्वारा उपेक्षित क्षेत्र। सरकार द्वारा इस क्षेत्र का विकास बहुत कम किया गया। काहे ऐसा हुआ? अब भाई यहाँ की जो गवर्नमेंट होती हैं, सांसद जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, सब आराम से चुनाव जीत जीत के सब जाके दिल्ली में बैठ जाते हैं और इस क्षेत्र का विकास की ओर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये और इसकी वजह है कि यहाँ के जो आदिवासी जनता है वो गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार ही रह जाते हैं, जिसके कारण इनमें व्याप्त है। रही सही कसर जो है वो हमारे पड़ोसी, हमारे शत्रु भी पूरा कर देते हैं। दूसरी बात, और ये इसमें खतरे कहाँ कहाँ से व्याप्त हैं? पहली, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, क्योंकि चारों तरफ से ये राष्ट्रों से घिरे हुए हैं। भूटान से भी घिरा हुआ है, लेकिन भूटान हमारा एक संरक्षित राज्य है। और बांग्लादेश, चीन और म्यांमार आदि से भारी मात्रों में जो शरणार्थी हैं वहाँ पर घुसे हुए हैं, इन्हीं फेवर फिफ्टर्स कंट्रियों में, 7 राज्यों में। और इसमें घुसे हुए हैं जो कि घुस कर वहाँ के नागरिकों को, वहाँ की स्थिति, वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं और जिससे इस क्षेत्र में अशांत को बढ़ावा मिला है। ये क्षेत्र अशांत बना हुआ है। कहीं कहीं पर वहाँ के मूल निवासियों के लिए भी ये खतरे बने हुए हैं शरणार्थी। कहीं कहीं पर वहाँ के मूल निवासी इनको निकाल कर बाहर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नक्सलवादी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति व्याप्त है इन राज्यों में। अब देख सकते हैं क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, आदिवासियों में आक्रोश व्याप्त है और इसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति विकसित है। कई कारण है इस प्रवृत्ति के विकसित होने का। अरे पर हाँ, यहाँ क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो क्षेत्र के जो मूल निवासी आदिवासी हैं, इनमें आक्रोश व्याप्त है, हिंसात्मक प्रवृत्ति इनके अंदर विकसित है। और दूसरी बात, उपेक्षित क्षेत्र होने के कारण नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद आदि संगठनों को भी बढ़ावा मिला है और इन संगठनों को भारत के जो शत्रु राष्ट्र हैं इन्होंने और भी प्रोत्साहन दिया है। इतना ही नहीं, हथियार एवं गोला बारूद की आपूर्ति भी ये लोग कर रहे हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं। फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, कहानी की तरह आप लोग याद कर लीजिए। पहली बात तो ये स्ट्रैटेजिक और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। संवेदनशील क्यों है? क्योंकि पहली बात तो भौगोलिक बनावट वहाँ की पहाड़ी, जंगली, ऊंची नीची है। ऐसी भूमि है जो कि विप्लवी, नक्सली और गुरिल्ला कार्रवाई के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इन कार्रवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक दोषी है। पहली बात तो क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी व्याप्त है। व्याप्त क्यों व्याप्त है? अन्य क्षेत्र जब विकसित हैं तो 7 फिफ्टर्स वाले कंट्री में ये सभी चीज़ें व्याप्त क्यों हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सरकार द्वारा एक उपेक्षित क्षेत्र है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकास का कोई ध्यान विशेष नहीं दिया गया। दूसरी बात, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार के शरणार्थी यहाँ पर घुसे हुए हैं जो कि स्थिति को और भी विस्फोटक बनाते जा रहे हैं। दूसरी बात, क्षेत्र के जो मूल निवासी आदिवासी हैं, इन्हीं क्षेत्रों को लेकर इनमें आक्रोश व्याप्त है, हिंसात्मक प्रवृत्ति व्याप्त है और उपेक्षित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नक्सलवादी संगठन, अलगाववाद, उग्रवाद आदि संगठन को काफ़ी संगठन है यहाँ पे। क्योंकि जब भारत सरकार इन क्षेत्रों का ध्यान नहीं दे सकती तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहाँ नक्सली भी पैदा होंगे, अलगाववादी भी होंगे, उग्रवादी भी होंगे। और विकसित विकास पर ध्यान न देने के कारण भारत के हमारे पड़ोसी शत्रु जो है उनको ऐसा मौका मिल जाता है यहाँ पर इन वर्गों को बढ़ावा देने का, नक्सलियों को बढ़ावा देना, अलगाववादियों को बढ़ावा देना, उग्रवादियों को बढ़ावा देना और उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसा मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर वही हमारे पड़ोसी शत्रु इनको प्रोत्साहन भी देते हैं, हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करके इस क्षेत्र को अशांत बनाए भी हुए हैं। इनका क्या जाता है, चाहे खुद मरिए, चाहे भारतीय सैनिकों को मारिए, भारतीय पुलिस वालों को मारिए, भारत का नुकसान कीजिए, इनके तो दोनों हाथों में लड्डू है ना।
इसलिए हमारे पड़ोसी शत्रुओं का काम यहाँ के उग्रवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी बहुत कुछ स्वयं ही कर देते हैं। फिलहाल वर्तमान समय में स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आया है, लेकिन फिर भी अभी पूर्णतया सुधार नहीं आया है, क्योंकि ये 7 सिस्टर्स वाले कंट्री हमारे मूल भारत अर्थात ये हमारी तरफ के जो ये क्या बोलते हैं दिल्ली से लगे हुए राज्य हैं, इनकी तरह वो क्षेत्र विकसित अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस क्षेत्र में ध्यान अब दे रही है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, कहानी की तरह याद रखिए, बाकी लिखना तो आप लोगों को अपने से ही है।